कि वो तृणमूल कांग्रेस जो अभिषेक बैनर्जी वाली है उसके साथ नहीं चल सकते। अब किसी को डिनायल मोड में रहना है, डिल्यूजनल मोड में रहना है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। ये पुत्र मुंह में किस प्रकार से पार्टियां बर्बाद होती, इसके कई उदाहरण हैं। कांग्रेस है, टीएमके है, आरजेडी है, भतीजा मुंह है ममता बनर्जी को, इसलिए पार्टी उनके हाथ से निकलती जा रही है। कि नरेंद्र मोदी जी ने डराओ, धमकाओ और पार्टियों को तोड़ो, वही प्रयोग अब टीएमसी के ऊपर हो रहा है। ममता जी का संकट नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का संकट। क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? ये लोकतंत्र को रौंद देंगे भाई, और देश में क्रांति होगी। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। 28 साल पहले की बात है, ममता बनर्जी नाराज हुई थी, और जब ममता बनर्जी नाराज हुई तो कांग्रेस, जिससे वो अपनी राजनीति को आयाम देती थी, उसको छोड़ दिया और अपनी पार्टी बनाई। नाम रखा तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो बंगाल में वाम दलों के खिलाफ मुखर होकर लड़ाई नहीं लड़ रही। ममता ने इसी आधार पर पार्टी बनाई थी और उसका नाम तृणमूल कांग्रेस रखा। बंगाल में तृणमूल का मतलब जमीन से जुड़ा हुआ। लेकिन 4 मई 2026, इसके बाद जब बंगाल में चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद से ममता बनर्जी की जमीन पता चला कि खिसक गई। अब जमीन इतनी खिसक चुकी है कि पूरी टीएमसी खाई के किनारे पर मौजूद है, जहां ममता बनर्जी के हाथ से पूरी पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही। ममता बनर्जी ने एक समय पर जो आरोप कांग्रेस पर लगाए थे, वही आरोप आज टीएमसी के सीनियर लीडर्स ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं। पार्टी की तानाशाही और किसी को तवज्जो न देने का, एक तरफा फैसले लेने का मामला, गंभीर आरोप अब ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत का बिगुल फूंक रहे हैं। बंगाल में नतीजे आने के बाद से ही ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत शुरू हो चुकी थी, और जो बीज उस समय पड़ा वो अब पौधा बनकर पेड़ बन रहा है। फल के रूप में टीएमसी का बागी गुट अब ममता बनर्जी से पूरी पार्टी अपने नियंत्रण में ले सकता है। दरअसल बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद टीएमसी ने शोभन देव को बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रस्ताव तैयार किया, लेकिन टीएमसी के 2 विधायक संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रस्ताव पर उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई, जिसे लेकर जांच चल रही है। इस बीच टीएमसी ने दोनों बागी विधायकों संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी के 80 में से 58 विधायकों ने बगावत कर दी। बागियों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा, ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता बताया और नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए अपील की। बंगाल के विधानसभा स्पीकर ने इसको मान्यता भी दे दी। टीएमसी विधायकों की तरफ से अलग गुट बनाने के खिलाफ ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर 11 जून को सुनवाई होनी है। विधायकों की बगावत का खेल चल ही रहा था कि अचानक ममता बनर्जी के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई। एक राज्यसभा सांसद सुकेंदु शेखर ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और लोकसभा सांसद काकोली घोष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी के लोकसभा में 28 सांसद हैं, जिसमें काकोली घोष के नेतृत्व में 2/3 से ज्यादा 20 सांसदों ने बगावत कर दी। इन सांसदों ने सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ बंगाल भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव के आवास पर एक बैठक भी आयोजित की, और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि बागी सांसद अलग गुट बनाने वाले हैं और लोकसभा स्पीकर को अपने गुट की मान्यता के लिए पत्र भी लिखा जाएगा। सांसदों के बागी होने की खबर ने ममता बनर्जी को काफी चौकन्ना कर दिया है, और टीएमसी ने आनन फानन में काकोली घोष को हटाकर उनकी जगह कल्याण बनर्जी को लोकसभा में चीफ व्हिप बनाने के लिए स्पीकर को पत्र लिखा है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने टीएमसी की जितनी संगठनात्मक इकाइयां हैं उन्हें भी भंग कर दिया। लेकिन इन सब से मुसीबत कम होने वाली नहीं है। अब ऐसी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी में जितने भी विधायक और सांसदों ने बगावत की है, वो सब चुनाव आयोग जाने वाले हैं
और बागी गुट अब चुनाव आयोग के सामने असली टीएमसी होने का दावा करेगा। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बंगाल में महाराष्ट्र जैसा घटनाक्रम होने वाला है, इतिहास खुद को दोहराने वाला है, जहां शिवसेना और एनसीपी दो धड़ों में बंट गई। पार्टी के जो पुराने अध्यक्ष थे उनसे चुनाव निशान और पूरी पार्टी बगावत करने वाले गुट के पास चली गई। कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें चर्चा में तलाशने होंगे, लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले वो बयान जो आज की चर्चा को आधार दे रहे हैं। मैं 84 से ममता बनर्जी के साथ हूं और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया, मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी? वहां तब वामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ विप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ। मैं तो लड़ते लड़ते यहां आई हूं। कई बार ऐसा होता है कि तकनीकी समस्या की वजह से हम लोगों की आवाज़ नहीं सुन पाते। कभी कभी राजनीति में ऐसा होता है कि सामने आमने खड़े होते हैं और अपनी बात अपना ही कोई पार्टी का सांसद या विधायक कह रहा होता है और वो पार्टी के मुखिया को सुनाई नहीं देती। और जब ऐसा होता है तो मिट्टी से जुड़ी हुई पार्टी नाम रख लेने से क्या होता है, वो भी मिट्टी में मिल जाती है। आज जिस तरीके का गर्दो गुबार टीएमसी के ऊपर छाया हुआ है वो अपने आप में एक दिन में नहीं हुआ है। ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री बनके कुर्सी पर बैठी थी और एक नहीं, दो नहीं, तीन बार बंगाल की जनता ने उन्हें मैंडेट दे करके और बिठाला था। लेकिन जिस तरीके की हरकतें पार्टी के भीतर हो रही थी, जिस तरीके के वीडियोज आ रहे हैं, जिस तरीके से आम जनता अपनी बात को रख रही है, ये अनपेक्षित है। भारत के भीतर लोकतांत्रिक भारत में जिस तरीके से एक प्रदेश 50 साल से सप्रेस है, दबा हुआ है, घुटन में है, फिर यह चीज होनी ही थी। हमारे साथ चंद्रशेखर बसोटिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं, सीपीआई-एम के प्रवक्ता हैं। और लक्ष्मी प्रसाद जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि बाकी मेहमान मैं गारंटी से नहीं कह सकता हूं कि वो आएंगे ही आएंगे, इसलिए कि हमने बुलाया तो टीएमसी को भी है, कांग्रेस को भी है, लेकिन कई बार उनको आने में विलंब होता है और कई बार अपनी बात न कहना, ये भी एक चलन अब राजनीतिक पार्टियों के बीच में है कि थोड़ा सा चर्चाओं से बच जाओ, तूफान निकल जाए तो फिर सोचेंगे कि क्या बोलना है। लेकिन ठीक है, राजेंद्र जी हमारे साथ में सीपीआई-एम की तरफ से जुड़े हैं, लेकिन बंगाल की राजनीति को जिस तरीके से करीब से देखते हैं और लेफ्ट के साथ साथ उनको तृणमूल का भी ठीक ठाक अनुभव है, क्योंकि 15 साल उन्होंने ममता राज को भी बड़े करीब से देखा है। और बहुत सारे साथी जो कभी उनके लेफ्ट में थे, जब सरकार बनी तो वो ममता बनर्जी के साथ चले गए। तो अब चाय पे चर्चाएं तो होती रही होंगी बंगाल में, हम इस बात का अंदाजा तो ले ही सकते हैं। तो राजेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जो तृणमूल के साथ हो रहा है, इसकी अपेक्षा तो मेरे ख्याल से ममता बनर्जी ने कतई नहीं की होगी। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ कि जब तृणमूल
सत्ता में आई तो सीपीएम, सीपीआई या लेफ्ट के जो भी बाकी आपके संगठक थे, वो इस तरीके से छोड़ छोड़ के नहीं भागे। कुछ थे अपनी राजनीति के लिए अलग चले गए होंगे, लेकिन पार्टी बिखर जाए, पार्टी का अस्तित्व ही खत्म होने की नौबत आ जाए, ऐसा कम ही देखने को मिला है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ होगा या ऐसा क्या होता है राजनीति में किसी पार्टी के भीतर कि इस तरीके की स्थिति बनती है। कि निर्वाचन के बाद अभी हाथ का जो कालिक है, जो वोट दे रहा है, वो कालिक अभी भी मेरे उंगली में लगा हुआ है और अभी तक कालिक नहीं मिटा है। लेकिन पश्चिम बंगाल से आस्ते आस्ते तृणमूल का जो कांग्रेस की पार्टी है, वो दल है, वो मिटने को तैयार है, प्राय मिट चुकी है। और ये कोई नया बात नहीं है। हम लोग जब तृणमूल कांग्रेस सरकार में थी तभी हम लोग कहते थे कि ये जिस दिन सरकार गिरेगी, इसकी पार्टी के कार्यकर्ता, इनके पार्टी के नेता लोग कहीं भी नहीं रहेंगे, उसका पार्टी जो है उसी टाइम टूटना स्वाभाविक है। लेकिन अफसोस का बात है कि हम लोग ये नहीं सोचे थे कि ममता जी उसका हिस्सा नहीं रहेंगी। आज ममता जी को अलग थलग होना पड़ रहा है। लेकिन कौन लोग ये हैं? काकुली घोष दस्तीदार, काकुली घोष दस्तीदार सांसद है, लगातार लेफ्ट उनके खिलाफ में लड़ाई कर रहे हैं। और काकुली घोष दस्तीदार के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी लगातार बोलते हैं कि नारदा में घूस लेते हुए सबके सामने पकड़ी गई है। और वही काकुली घोष दस्तीदार को आज बीजेपी जो अपने माथे ऊपर बैठाने को तैयार है और आराम से बैठा भी ली चुकी है। तो ये तो हालत है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में जितने भी तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 जो एमएलए है, वो 80 में से 60 एमएलए के ऊपर में देखिए ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर दुर्नीति, भ्रष्टाचार का दामन थमा है। पश्चिम बंगाल में सरकार में भी बीजेपी है और विरोधी में भी बीजेपी है। वहां पर ऋतुव्रत बनर्जी को सेट करके जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने इन भ्रष्टाचार और दुर्नीति का जो एमएलए है उनको अपना वहां पर साठगांठ बनाया है, तो ये स्वाभाविक है कि बीजेपी वापस से वही पुराना काम में चल चुकी है। अब पश्चिम बंगाल में जिस तरह से माहौल है, आप लोग देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अभी तक 1 महीना गुजरने के बावजूद भी अभिषेक बनर्जी हो या ममता बनर्जी हो, इनके पास पुलिस जाकर के इनको उठाने का हिम्मत नहीं दिखा पा रही है। हम लोग डेली देख रहे हैं, सुबह शाम को एक तो काउंसलर पकड़ रहे हैं, एक टीएमसी के नेता पकड़ा रहे हैं और दूसरा दिन छूट जा रहे हैं। ये आई वॉश करने का बीजेपी को खेल खत्म करना चाहिए और पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द जो है कार्रवाई हो। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो बोल के आए थे, वो भ्रष्टाचार को आज कोलाघाट में प्रशासनिक सभा था। प्रशासनिक सभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बहुत हो चुका है, अब जितने भी तृणमूल कांग्रेस में हिंदू नेता हैं उन्हें पश्चिम बंगाल में वापस से बीजेपी में लेकर के उनका शुद्धिकरण कर देना चाहिए। यह हालत है पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस का भ्रष्टाचारियों का बीजेपीकरण हो रहा है। ठीक है, राजेंद्र जी ने अपनी बात रखी है। मैं अपने साथियों से एक बात ये कहना चाह रहा हूं, हमारे साथी जो हैं, एक ममता बनर्जी ने अभी चुनाव के दौरान अपने एक भाषण को जब समाप्त किया और जब वो मंच से नीचे जा रही थी तो वो जाने का अभिवादन सबका कर रही थी और उसके साथ साथ में उनकी एक आखिर में उन्होंने बोला कि तृणमूल रहेगा तो हम फिर मिलेंगे वगैरह वगैरह। अगर वो बाइट उनकी मिल जाती है तो उसको कृपया मंच पर लेकर के आए, हम चाहेंगे कि हम उसको दर्शकों को विधिवत दिखा पाएं। हाँ, चंद्रशेखर बसोटिया जी हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। चंद्रशेखर जी, 2 चीजें हैं। एक तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से पहले एनसीपी और शिवसेना के साथ में जो कुछ भी हुआ और उनकी पार्टी सिंबल तक उनके नहीं रहे, जिन्होंने उस पार्टी को कभी बनाया था उनके पास नहीं रह गए। तो मैं अब वही चीज पश्चिम बंगाल में सामने से देखने को मिल रही है। उसके तरीके, उसके तेवर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन राजेंद्र जी ने एक मजबूत बात यहां पर कही है। उनका यह कहना है कि सीपीआईएम या वाम दल इस बात को चुनाव से पहले से महसूस कर रहे थे कि अगर ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव हारती है तो उसमें 2 फाड़ होने की संभावना है, लेकिन जिस तरीके से पार्टी टूटेगी उसमें ममता बनर्जी के लिए ही अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी, ये उनको अपेक्षा नहीं थी। तो इसमें बीजेपी का आप कितना रोल देख रहे हैं? मतलब ऑब्वियस सी बात है कि सरकार आपकी है, जो गुंडे बदमाश थे अगर वो पटरी पर आ रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि साहब हमें बख्श दो, या आप जिस तरीके से सरकार का इकबाल बुलंद कर रहे हैं और कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें पिक एंड चूज की नीति अभी तो नहीं दिखाई देती है, होगी भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से पार्टी के भीतर यह बिखराव हुआ है, यह कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला नहीं है, यह शुद्ध राजनीति है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं।
अपनी मिल्कियत को बचाने के सवाल हैं, तो बीजेपी कहां कहां किसको किस तरीके की शील्ड देने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि बिना आपके वरद हस्त के ये चीज हो नहीं पाएगी, ये हम भी समझते हैं। देखिए, पहले तो आपके श्रोताओं को बता दें, भाजपा को किसी को तोड़ने और जोड़ने की दरकार नहीं है बंगाल में, क्योंकि बंगाल के लोगों ने भय मुक्त होकर भरोसे का साथ दिया और हम उनके भरोसे को कायम रखेंगे। हम उनके प्रति कमिटेड है कि हम विकास की धारा को बंगाल में, जो 50 साल बंगाल देश की मुख्य धारा से अलग रहा, अब देश की मुख्य धारा में उसको लाएंगे और डबल इंजन की सरकार काम करेगी। आपने 2 दिन विषय बड़े अच्छे बोले। देखिए, जिस पार्टी का कोई आइडियोलॉजी या सांस्कृतिक विचार नहीं होगा, उस पार्टी का पतन निश्चित है। आपने पूर्व में देखा, समाजवादी पार्टी, जब तक लोकतंत्र बचा था तो पार्टी काम कर रही थी। जहां बाप बेटा चाचा पोता आ गया तो पार्टी खत्म हो गई। आरजेडी में देख लीजिए, क्या योग्य नेता नहीं थे, पर जब तक पिता का मौत राष्ट्र की तरह हुआ, आरजेडी खत्म हो गई। शिवसेना में क्या राज ठाकरे योग्य नहीं थे, जब तक पिता का मोह आया, उद्धव को बनाया, पार्टी खत्म होने लगी। उसके बाद आप आ जाइए बंगाल में, क्या मैं कहूँ टीएमसी में जिन लोगों ने, और लोग बार बार बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अरे गद्दार यदि कोई सबसे बड़ा है तो उसका नाम है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जिस थाली में खाया, जिस कांग्रेस ने उनको नेता बनाया, उस कांग्रेस के पीछ में खंजर भोंककर 1998 में चली गई अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। क्या उनके जो काकुली घोष है, क्या नौबत आ गई उनको बगावत करने की? क्यों भाई, आप एक आयोग अपने भतीजे को अब बायस्ड हो जाएंगी कि मैं उन्हीं को नेता बनाऊंगी, उनके अलावा किसी को नहीं बनाऊंगी। हर चीज में कॉर्पोरेट सेक्टर, एमएलए को, काउंसिलर को मिलने के लिए 6 महीने टाइम लेने पड़ते थे, मैं आपको बता दूं। और जो कोर कमेटी की टीएमसी की मीटिंग होती थी, ये एक दिन में नहीं हुआ। ये जिसको कहते क्या पेशेंस, धैर्य का गुब्बारा जो था ना, वो जब गले के ऊपर आने लगा तो फट गया। अब ये कोइंसिडेंट है कि अभी फटा, क्योंकि आप देखिए जो भी नेता जाते थे गाय बगाए, उनको पहले से स्क्रिप्ट दे दी जाती थी कि आपको दीदी के इतना बढ़ाई करना है, आपको अभिषेक की इतनी बढ़ाई करनी है। मतलब चमचागिरी की काष्ठा सर्वोच्च पे थी, तो आज ये फल होना था। अब इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और ये और वो, मैं कहूंगा कामरेडो, अब तो शर्म करो। 35 साल में कम्युनिस्टों ने बंगाल को इतना ज्यादा नीचे ला दिया, एक कल कारखाना। और ममता तो आप ही का अपग्रेडेशन वर्जन है। जो काम आपने 35 साल में किया, ममता बनर्जी ने वो काम 15 साल में किया। जो आपने 3000 बंद दिए, ममता बोली मैं पीछे क्या हूं, उन्हें 6500 कल कारखाना बंद कर दिए। आपने डाला लगाया, ममता ने उसका बिराज दे दिया। सिंगूर में राजनाथ सिंह बीजेपी ममता जी का खड़ी थी, 12 फुट क्या कर दी। आप क्या बात करते हो? ये रिजोबरी जो सिंगूर में राजनाथ सिंह कहां थे? सिंगूर में ये नस्ल कम्युनिस्टों की है, इनका युवा नेता हुआ करता था, वामपंथी था। तो फूट डालो राज करो, तो वामपंथियों की नीति है, इसमें हर्जा क्यों है? अरे ना खाता ना भाई, जो मुख्यमंत्री बोले वही सही, तो आज पछताना पड़ेगा। और मैं आपको लिख के दे दूं, आने वाले 48 घंटों में और भी सांसद इनका दामन छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री और उनका भाई तो सिर्फ 2 बचेंगे, बाकी सबको। अरे बंगाल को आप कहां ले जाना चाहते हैं? चलिए ठीक है, ले जाना? ठीक है बसोड़े साहब, आपने अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ में रखा है और अपने आरोप भी आपने सामने रख दिए हैं। और आपका यह भी कहना है कि बीजेपी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, आप सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। जो तमाशा चल रहा है सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो ठीक है। यह तमाशा राजनीति में जिस तरीके से होता है उसका मजा सब लेते हैं, लेकिन तमाशे का एक अंत भी होता है और उस अंत में कौन ताली बजाता है इसका भी लोग जो है एनालिसिस करते हैं। मेरे साथ में सौरभ दास जी हैं, तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं। सौरभ दास जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। आप थोड़ा विलंब से आए, थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ गई। आपकी पार्टी पर जो वाम दल की तरफ से आक्षेप आए वो शायद आपको उतने नहीं पता चल पाए। बीजेपी की बात आपने सुनी है। बगैर समय गवाते हुए मैं आज का जो हमारा विषय है
देखिए, ममता बनर्जी जब एक रैली से निकल रही थी, अपनी बात को उन्होंने खत्म किया, उसके बाद टाटा बाय बाय करते हुए लोगों से उन्होंने एक कहा था कि अगर तृणमूल रहा तो फिर मिलेंगे। तो इसका मतलब बीच चुनाव में ही ममता बनर्जी को यह अंदाजा था कि तृणमूल बचेगी नहीं, वरना इस तरीके की बात आमतौर पर कोई भी पार्टी लीडर और पार्टी मुखिया अपनी पार्टी के लिए कम से कम नहीं कहता है। और उस समय तो चुनाव चल रहे थे, पहला दौर भी नहीं पूरा हुआ था। तो यह अंदाजा अगर ममता बनर्जी को था, उनके मुंह से यह बात निकली, और आज जो हो रहा है, तो क्या यह आपकी पार्टी के भीतर की सच्चाई थी जो जनता के साथ साथ विधायक और सांसद भी अब कह पा रहे हैं? देखिए, पहली बात है कि कोई पावर में सारा जीवन कोई नहीं रहता है। एक टाइम में बीजेपी का 2 सांसद था, तब राजीव गांधी बहुत पावरफुल थे, तो देखते देखते बीजेपी आज पावरफुल हो गया। कल ये भी हो सकता है कि बीजेपी 0 हो जाए, कोई दूसरा दल आए। ये है हमारा लोकतंत्र। तो ममता बनर्जी ये जानता है कि आज कोई पावर में है, कल नहीं रह सकता है। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि तृणमूल के तरफ से कुछ कुछ आदमी के लिए बहुत दल का जो प्रॉब्लम हुआ, ये ठीक बात है। मगर मैं ये बोल रहा हूं कि अभी जो बोलता है बीजेपी का जो आदमी, जो तृणमूल एक भ्रष्टाचारी जो दल है, ये सब आदमी चोर है, सब आदमी भ्रष्टाचार है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, काकोली घोष दोस्तीदार तृणमूल वो भी भ्रष्टाचार है। सब अगर चोर है तो काकोली घोष दोस्तीदार भी चोर है, नोहियाटी का पाठ्यभौमिक भी चोर है, आबू ताहिर भी चोर है, रचना बनर्जी भी चोर है। तो वो सब जो 20 आदमी को वो जो मजा ले रहा है, तो वो जो 20 तृणमूल के सांसद के साथ हमारा मुख्यमंत्री शुभेंदु ने बैठक किया, भूपेंद्र यादव ने बैठक किया, सब चोर के साथ बैठक किया, और चोर लोगों को एनडीए का सीट में बैठने का परमिशन दे दिया। तो मैं ये समझता हूं, जो ये लोग जो मजा आज ले रहे हैं, ये मजा उसको एक दिन हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, एक दिन इतिहास जो बोलता है ना, एक दिन ये मजा हम लोग भी देखेंगे, ये बात नहीं है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज जो 20 आदमी एनडीए में जाएगा और एनडीए का सीट में बैठेगा, वो लोग चोर नहीं होगा। जो लोग ऋतव्रत के नेतृत्व में शुभेंदु अधिकारी को समर्थन देगा, वो लोग चोर नहीं होगा। तो जो लोग इधर है वो लोग चोर है, वो तो पहले नहीं बोला था, वो लोग तो बोला था तृणमूल का सब चोर है, सब चोर है। तो आज मैं पूछ रहा हूं, तो चोर कैसे साधु में बदलता है? एनडीए में जाओ और साधु हो जाओ, ये क्या इन लोगों का तरीका है? ये जो मजा ले रहा है ना, ये मजा उसको भारी पड़ेगा एक दिन में, क्योंकि ममता बनर्जी एक लड़ाकू लीडर है। अटल बिहारी वाजपेयी ममता बनर्जी के घर में गया था, उसको माँ को प्रणाम करके बोला था कि ममता बनर्जी ऐसा लीडर है जो आप है, आपका रत्न गर्भा है, आप इतना अच्छा लड़की है। मगर कुछ टीएमसी लीडर ने चोरी किया, कुछ टीएमसी लीडर ने बहुत टॉर्चर किया, मैं ये मानता हूं, ठीक है, मगर सब खराब है, ये बात भी नहीं है। ये डेमोक्रेसी में हार जीत लगा रहता है, मगर हारने के बाद जो व्यवहार टीएमसी सांसद, टीएमसी विधायक, टीएमसी वर्कर के साथ हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। आज कर रहे हैं वो पावर में है, इसका भी एक दिन चला जाएगा। 350 हमारे कार्यकर्ताओं को नियत से निर्दोषों को मौत के कारण, तब अभी आप मानता हूँ, मैं मानता हूँ ये बात सर जी। बेलेघाटा में जिन्होंने कार्यकर्ताओं को हत्या किया वो बीजेपी में चले गए हैं। जो परेश पाल का खिलाफ आरोप था वो आज वो चुप है। आज जो सीबीआई जो है बीजेपी के कार्यकर्ता का खूनी के जो खून किया था, आज वहाँ ठप कर दिया गया है। इससे साफ पता चल रहा है कि किस तरह से बीजेपी जो है आराम से नस्तक। राजेंद्र जी, हम आपको बता रहे एक कार्यकर्ताओं के खून का बदला, जिन लोगों दोषी है उसको कानूनी सजा मिलेगी। ठीक है, ठीक है चंद्रशेखर जी, ठीक है, इस पे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी एक सेकंड राजेंद्र जी, अभी आप अपनी बात रखिएगा। सौरभ जी ने अपनी बात रखी है, मैं अभी लक्ष्मी जी के पास जाऊंगा, एक टिप्पणी उनकी ले लूं, फिर मैं आता हूं, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सौरभ जी ने भी अपनी बात रखी है और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने रखी है कि ठीक है, सारे दिन राजनीति में एक तरह के नहीं होते
और जिस तरीके से बीजेपी अपना वजन बढ़ा रही है, लक्ष्मी जी ये बात महत्वपूर्ण है कि कई बार क्या होता है कि आदमी अपने ही वजन से दब जाता है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बनती जा रही है जिसमें तरह तरह के वजनदार लोग अपना अपना वजन लेकर के आ रहे हैं। वो ठीक है, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, डबल इंजन की सरकार है। जब शक्ति आती है तो उसका अपना प्रभाव होता है, बहुत सारा वजन उठाने का उसमें ताब होता है। लेकिन ऐसे वजनदार लोग जिन्होंने अपना वजन जिस जगह पर बढ़ाया, जब समय उल्टा आया तो वो वजन लेकर के निकल रहे हैं। तो ये बीजेपी के सामने चुनौती है कि उसको अपना वजन तो ध्यान में रखना है, और जिनको शामिल कर रही है या जिस तरीके से लोग शामिल हो रहे हैं, कहीं उस वजन से ये पार्टी अपने आप दब ना जाए। ये बात सौरभ जी की अपनी जगह पे दमदार लगती है। आपका विश्लेषण क्या है? अनम्यूट कर दीजिए। नमस्कार जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि ये जो समस्या है ये भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है। क्योंकि होता क्या है कि जनता ने जो है, अगर टीएमसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी में टीएमसी के ही लीडर्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जनता में परसेप्शन बनने लगेगा कि जिसके खिलाफ हम लोगों ने वोट दिया उनको ही ये सहारा दे रहे हैं या संरक्षण दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजें होनी स्वाभाविक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जो है काफी सोच विचार कर इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। रही बात जो एक मुख्य मुद्दा निकल कर आ रहा है कि जो ओरिजिनल पार्टी है वो किसके पास रह जाएगी, जो बागी सांसद या विधायक है उनके पास जाएगी, या ये जो है ये मामला देखिए, अगर देखा जाए तो संविधान में जो 1985 में जो 42वां संविधान संशोधन है वो इससे संबंधित है। उसके बाद 51वां संविधान संशोधन आया। मुख्य रूप से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इसमें जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ये फिलहाल समय में हम लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि क्या ये इसके अंदर जो प्रावधान है वह लोकतंत्र के लिए और जो जनता है उसके लिए सही है कि नहीं। इसको समझने के लिए हम थोड़ा ये बोलना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए जनता ने जिनको चुना उनके पास ये अधिकार कैसे हो जाता है कि वो पार्टी को तोड़ दे। पार्टी को तोड़ने का अधिकार तो उनके मेंबर्स के पास होना चाहिए। सपोज करिए कि एक पार्टी है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि हाँ ये आप पार्टी को तोड़ सकते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ये अधिकार होना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए भी समस्या है, चाहे वो समस्या आज टीएमसी के साथ हो रही है या हम लोगों ने देखा कि जो है शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में हुई। ठीक है, ये आपने एक पॉइंट दिया है कि जो संगठन है पार्टी का वो पार्टी को तोड़ बटोर सकता है, लेकिन जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो तो पार्टी के बिहाफ पर वो सिपाही हैं जो फ्रंट पर जाकर के और लड़ करके आए हैं, जिन्हें पार्टी के वोटर्स ने अपना वोट दे करके उस जगह तक पहुंचाया है। मैं आपसे अब समझना चाहूंगा चंद्रशेखर बसोदिया जी, देखिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ते हैं। एक तो ये बात सही है, आप समझिए कि आपकी वॉशिंग मशीन भी एक दिन पुरानी हो जाएगी। अजीत दादा पवार पर चुनाव भर प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जिस जिस तरीके के आरोप लगाए, जो फडणवीस ने कहा कि चक्की पीसिंग, और उसके बाद वो डिप्टी सीएम बन करके बैठे महाराष्ट्र में, तो ऐसा नहीं है कि हम पत्रकार उसको देख नहीं रहे या जनता देख नहीं रही है और सवाल नहीं पूछेंगे उस पर। हम बिल्कुल पूछेंगे कि वो बताएं आप कि जांच उसकी कहां गई, उसमें रफ्तार क्यों नहीं रह गई। अब तो अजीत दादा है नहीं, मैं माफी चाहता हूं वो जहां पर भी हैं, लेकिन उदाहरण है सामने। चूंकि इसी तरीके से वो आप जहांगीर खान पकड़ा गया, लेकिन उसके साथ साथ ये बात सामने से कही है अभी राजेंद्र जी ने कि ममता बनर्जी को आप हाथ लगाने से डरते हैं, आप अभिषेक बनर्जी को हाथ लगाने से डर रहे हैं, और छोड़िए आप कांग्रेस की लीडरशिप है, टॉप मोस्ट लीडरशिप है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके ऊपर तरीके के एलिगेशंस बीजेपी या अलग अलग लोगों ने लगाए हैं, मामले अदालत में हैं, लेकिन वो कोई बंद कमरे में सुनवाई हो रही है, किसी में कोई जांच धीमी कर रही है। अरे अगर इस तरीके के बाकी लोगों को तो हो जाता है मामला, और ऐसे लोगों पर तो तेज चलाना चाहिए कि राजनीति से अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ है तो वो ऐसे लोग हटे मेन स्ट्रीम से। लेकिन यहां पर आप हमें दिखाई देता है कि थोड़ा सा शिथिल हो जाता है आपका नियम कानून। और यह भी बात सही है कि जिस तरीके के लोग तृणमूल में हैं, उन्होंने वहां पर जो किया है
वो सब कुछ साफ होता तो जनता आपको चुनती क्यों? तो इतना वजन कहीं आप ना दब जाएं उस वजन से, और दब रहे हैं आप। शेखर जी, आप अपनी बेबाकी से बात न रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपने जो बात बोले, आदरणीय सोनिया गांधी जी जेल बेल पे हैं, राहुल गांधी भी हेरल्ड केस में बेल पे हैं। एक लोकतंत्र, अभी यही इनको पकड़ ले जाएंगे तो आप बोलेंगे कि सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता को जेल कर दिया आपने। क्या आप झारखंड के मुख्यमंत्री, क्या वो जेल नहीं गए? क्या कानून अपना काम करे? बेल पे रिया हुए। क्या भाजपा अमित शाह जी जेल नहीं गए? क्या इन कांग्रेस ने क्या किया था? वो छूट के आए ना। तो आप बोले ममता बनर्जी के पे, मैं बोलूं ममता बनर्जी ने जो जो गुनाह किया है, कानून अपना काम कर रहा। आप देखिए ना, सीआईडी गई 3 बार, क्यों नहीं अभिषेक बनर्जी आदि निर्दोष है तो सीआईडी के सामने आते? क्योंकि उनको मालूम है एक कानूनी प्रक्रिया है, जटिलता होती है। भारत के कानून में आज भी कई तरह की बीएनएस होने के बावजूद त्रुटियां है, तो हम डायरेक्ट हाथ नहीं दे सकते, वरना यही लोग कहेंगे कल आग लगवा देंगे बंगाल में। मतलब पत्रकार बोलेंगे कि भाजपा ने ममता बनर्जी के गिरेबान पे हाथ दिया, वहां लोग जनजीवन अशांत हो गया। आप थोड़ा धैर्य रखिए। मैं कम्युनिस्टों को भी बोलता हूँ, कांग्रेसी और टीएमसी को, धैर्य रखे। जिसने पाप किया है, पाप अपने बाप को नहीं छोड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। ये जेल में जाएंगे और बेल होना स्वाभाविक है, क्योंकि कानून का काम है। अभिषेक 5 बार ईडी ने बुलाया, मैं उपस्थित नहीं होऊंगा। ममता बनर्जी को बुलाया, उपस्थित नहीं होऊंगा। तो इसमें क्या करें? ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। ठीक है, सौरभ जी से इसका जवाब लेते हैं। ठीक है चंद्रशेखर जी, आपने अपनी बात रखी, चर्चा आगे बढ़ने दीजिए। सौरभ जी अपनी बात रखें आप। नहीं, मैं उसको एक बात पूछ रहा हूँ, एक आंसर देने के लिए बोलिए। हाँ। जो अर्जुन सिंह मंत्री है, अर्जुन सिंह जो मंत्री है, उसके खिलाफ पार्थ भौमिक ने उसको थ्रेट किया था, मार देंगे, तोड़ देंगे। तो वो पार्थ भौमिक आज चोर है कि नहीं? काकोरी घोष दस्तीदार चोर है कि नहीं है? ये बात बोलिए। ये जस्ट ये मैं पूछ रहा हूँ, ठीक ये आंसर दीजिए। आज जो काकोरी घोष दस्तीदार पार्थ भौमिक ने एनडीए में शामिल हुआ, वो चोर है कि नहीं है? बस ये एक बात बोल दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सौरभ, ये बताइए, भाजपा के किस नेता ने कहा कि वो एकदम निर्दोष है, उन्होंने गलत काम नहीं किया, उन्होंने करप्शन का हिस्सा? किसने कहा? अरे एनडीए में उसको शामिल कर दिया। चीफ मिनिस्टर बैठक कर रहा है चोर के साथ। नहीं, आप चोर है, उसके साथ बैठक करेगा। बीजेपी में आ गए या पार्थ भौमिक? अरे चोर लोगों के साथ कोई बैठक करता है? भाजपा के संग, बंगाल के लोगों के संग जी, ये बोलिए ना, सजा मिलेगी। चोर लोगों के साथ चीफ मिनिस्टर बैठक करता है कोई? कभी नहीं कहा कि ये सही हो गए, ये वो गए। ये उन्होंने क्या किया? टीएमसी समझे आपके साथ आंसर दीजिए ना, पार्थ भौमिक चोर है कि नहीं है? काकोरी घोष दस्तीदार चोर है कि नहीं है? शुभेंदु अधिकारी चोर है कि नहीं पूछिए? सजा मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी चोर है कि नहीं पूछिए? शुभेंदु अधिकारी उसके साथ बैठक कर रहा है, जो चीफ मिनिस्टर अरे जिसको चोर बोला था, उसके साथ बैठक कर रहा है। वो चोर है कि नहीं है बोलिए? शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बैठक में क्या किया? चोर के साथ ठीक है। अरे हम आपके पास जब थे, ठीक है, वो आपको छोड़े इसलिए क्योंकि बंगालियों के प्रति जवाबदेही थी। ठीक है चंद्रशेखर जी और सौरभ जी, एक सेकंड, थोड़ा सा आराम कर लीजिए दोनों लोग। मैं एक तीसरा सवाल लेकर के है इसी से कनेक्टेड, मैं लेकिन राजेंद्र जी के पास आता हूं, फिर उसके बाद आपके पास। सौरभ जी आप चल रहे हैं, आपके फेस पे लाइट वगैरह आती जाती रह रही है, ये ठीक बात नहीं है। थोड़ा सा आप उजाले में ही रहें, अंधेरा बहुत ज्यादा है टीएमसी में, आप रोशनी की मशाल हैं, इस चर्चा में पहुंचे हैं, ऐसा मत कीजिए। राजेंद्र जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, ऐसा है बीजेपी तो अभी ये 2017 ऑनवर्ड्स ये अपना वहां पर प्रभाव दिखाने में कामयाब हुई, थोड़ा लड़े तो ममता बनर्जी और बीजेपी साथ में मिलके आपके खिलाफ भी थे एक समय पे, टीएमसी तब ममता बनर्जी और बीजेपी लेफ्ट के खिलाफ भी लड़े थे बंगाल में एक बार, वो छोड़ देते हैं। एकदम मैं ये आपसे कह रहा हूं राजेंद्र जी कि ये आप प्रमुख विपक्षी दल थे वहां पर, 2021 से पहले तो आप ही थे। ये ममता बनर्जी के यहां इतना सब कुछ होता रहा तो आपके यहां से किसी तरीके का कोई मामला ही नहीं उठ करके आता था, या तो अंदर की ये सांठगांठ थी, आप समझिए इस चीज को, या आपने मान लिया था कि यही सिस्टम है
ये हमारे में भी चलता था, इनके में भी चल रहा है, सब अपने ही हैं। बननी होगी तो जब इधर उधर छोड़ करके गए थे, कल को हमारे पास आ जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये चोर है, ये चोर नहीं है। आज इस चर्चा में इतनी जोर जोर से बात हो रही है। जब ये गुनाह कर रहे थे तो लेफ्ट को भी पता था, बीजेपी को भी पता था, बीजेपी उसे ही चिल्लाते चिल्लाते सत्ता तक पहुंच गई, और पता ये तृणमूल को भी था कि ये गड़बड़ हो रहा है। लेकिन सत्ता में हमारे यहां उत्तर प्रदेश में जब नेताजी थे तो उन्होंने ऐसे लोगों के लिए कहा था कि भाई ये तो कमाऊ पूत हैं, अगर ये नहीं होंगे तो सरकारें बनेंगी कैसे, चलेंगी कैसे। तो आप थोड़ा सा रोशनी इस पे भी डालें। वो एक्सट्रीम राइट हैं, आप एक्सट्रीम लेफ्ट हैं, बीच में टीएमसी है। आप देखिएगा, अभी जो मुख्यमंत्री है, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी, वो ममता जी कैबिनेट में 10 साल मंत्री थे। 10 साल वो ना बोल पाएंगे। उनके खिलाफ में उन्होंने नंदीग्राम में माओवादी ढुका करके ममता जी के कहने पर शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम किया है। सिंगूर में भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ मिल करके पश्चिम बंगाल से कारखाना को भगाया है, किसी भी तरह से लेफ्ट को खत्म किया जाए। बीजेपी का ये एजेंडा था, टीएमसी का एजेंडा था। आज लेफ्ट खत्म है। हालत देखिए बंगाल में, हमारे पहले साथी बोल रहे थे जावेद खान, कौन है जावेद खान? जिस दिन सरकार गिरा है उस दिन बोला जा रहा है कि जावेद खान को हम छोड़ेंगे नहीं, 2 दिन बंधन कर देंगे। उसका बेटा भाग गया, वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया। 4 दिन बाद देख रहे हैं जावेद खान को, मैं आपका चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अब तो अपना जितना बिल्डिंग है सब रेगुलाइज कर लिया, अब कोई चिंता का बात नहीं है, क्योंकि जावेद खान का साथ भारतीय जनता पार्टी का साठगांठ हो चुका है। आपका संदीपन शाह, कौन संदीपन शाह? प्रियंका टिब्रीवाल के घर में जाकर, जो बीजेपी के नेत्री है, चोर बोल रही है, और चोर को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री चोर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये लोग इस तरह का हालत है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से जनता का साथ धोखा हुआ है। जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जो वोट दिया था तृणमूल कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस लोग आस्ते आस्ते वहां पर पलट करके बीजेपी की तरफ चले जा रहे हैं। और आप लोग जान रहे हैं ये बीजेपी वही बीजेपी है जो तृणमूल कांग्रेस, मुझे मालूम नहीं चंद्रशेखर जी पहले तो टीएमसी करते होंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हम लोग कभी बीजेपी देखे नहीं है। कि पश्चिम बंगाल में जितने भी आज बीजेपी के नेता बने हुए हैं, अर्जुन सिंह बोलिए, शुभेंदु अधिकारी बोलिए, कल को नया कोई आ जाएंगे काकुली दस्तीदार, ये भी सब टीएमसी से आए होंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। और जो चंद्रशेखर जी पहले बोले थे कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गद्दारी किया, कांग्रेस ने उन्हें पहचान दिया है, तो ये बात तो शुभेंदु अधिकारी पर भी लागू होता है कि शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस ने पहचान दिया है और तृणमूल कांग्रेस के साथ वो गद्दारी कर रही है। बात तो उन्हें अब समझना चाहिए। और ऐसा हालत है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी पश्चिम बंगाल में आने के साथ साथ गरीबों का अत्याचार चालू किया गया है। बुलडोजर से गरीबों का घर और दुकान को तोड़ा जा रहा है, तहस नहस किया जा रहा है। और बड़े लोगों का बिल्डिंग, अभिषेक को नोटिस भेजा जा रहा है, बोला जा रहा है अभिषेक का 26 घर है, लेकिन एक घर का ईंटा भी हटाने का हिम्मत भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का नहीं हुआ है। बीजेपी का, जावेद खान का घर का, जावेद खान का खुद का घर पीडब्ल्यूडी सरकारी घर का ऊपर में है, लेकिन चूंकि तृणमूल कांग्रेस एमएलए है और आज वो बीजेपी के साथ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हो रहा है जावेद खान के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का। बीजेपी का बुलडोजर चल रहा है पश्चिम बंगाल में, मजदूरों का घर के ऊपर में, बस्ती के ऊपर में और दुकानदार के ऊपर में। ये लाल झंडा दोबारा पश्चिम बंगाल में आ रहा है और दोबारा लड़के हम लोग। ठीक है राजेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी है। ये चंद्रशेखर जी जो बात राजेंद्र जी कह रहे थे, आपने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आपने अपना माइक ऑन नहीं किया, आपकी आवाज पहुंच नहीं पाई। तो एक तो अपनी बात आप रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा मैं आपसे एक ये महत्वपूर्ण चीज है, देखिए जिसके पास पैसा होता है चंद्रशेखर जी, ये बात सही है कि वो अपनी तरह से अपनी सहूलियत खरीद लेता है। वो सहूलियत राजनीति में अपने आप को बनाए रखना भी हो सकती है, अपना मकान दुकान बनाए रखना भी हो सकती है। यहां लखनऊ में भी है, उन्होंने गोमती नदी है लखनऊ में, उसकी वेटलैंड पर कब्जा करके अपना मकान वगैरह बनाया था। योगी जी आए, अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हुआ, वो मुस्लिम तबके से आते हैं, उन्होंने कहा मैं जा करके घंटा बांधूंगा, जय श्री राम का नारा लगाऊंगा। कम्युनिटी में उनकी थोड़ी बहुत छीछा लेदर हुई, लेकिन आज उनकी माल मिल्कियत सब बची हुई। तो आप मतलब हम कैसे आंख मूंद लें इस बात से कि बहुत सारे लोग जिनका नाम ये ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं, वो बीजेपी में या तो अपनी राजनीति को बचाने आए हैं या अपनी मिल्कियत को बचाने आए हैं। और ये सही बात है कि आप उन पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे उस तरह से खुल के, क्योंकि अपनी जगह पर आपको, आपके साथ में वो खड़े हैं। शेखर जी, आपने जो बात कही, इस बात में कोई तरह का संकोच नहीं है कि राजनीति में पराकाष्ठाएं इस तरह देखी है। मैं हमारे मित्र राजेंद्र जी से एक ही कहूंगा, भाई आप तो कह रहे हैं हम जनता की आवाज है, हम लौट के आ रहे हैं, तो आप इस तरह के, आपके पास सारा आंकड़ा है किनकी अवैध है। आप स्थानीय थाने में, मैं गारंटी देता हूँ केएमसी में, इसे आप आंदोलन तो करिए,
भाजपा का कानून आपके साथ रहेगा, कोई पक्ष नहीं जाएगा। जिसने चिट्ठी दिया गया डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, बुलडोजर चलेगा, डॉक्यूमेंट चाहिए। टीवी में लेकिन अभिषेक का घर में चलाने हिम्मत नहीं है। कानून में जाएंगे नहीं, गरीब का लोगों से बोलेंगे नहीं। आप लोग राजेश एक्सपोर्टर के साथ है जो सोना का 15 लाख करोड़ का घोटाला किया, उसके साथ आ जाएगी। अरे आजादी के, अरे भाई आप लोग बड़े लोगों के साथ है, अंबानी अडानी का सरकार चल रहा है। क्या शर्म आनी चाहिए? राजेश एक्सपोर्टर सोना का हवाला देते थे, कैनरा बैंक से 409 करोड़ रुपया, LIC से 1800 करोड़ रुपया घोटाले में पैसा लेके गए। आपका हिम्मत नहीं हो रहा है जावेद खान का घर को छूने का, आपका हिम्मत नहीं अभिषेक बनर्जी छूने का। बंगाल में वजूद नहीं है, फिर भी आप रास्ते पर उतरिए। भाजपा का संगठन अवैध कार्यों में आपके आंदोलन में साथ देगा। अब करके तो देखिए, खाली बड़ी बड़ी बात जावेद खान की ना दिया। अरे आप आंदोलन करिए, FIR करिए। ओ ठीक है, जावेद खान क्यों नहीं अरेस्ट हुए? जावेद खान ठीक है राजेंद्र जी ने साहब, जावेद खान क्यों नहीं अरेस्ट हुए? ठीक है चंद्रशेखर जी, खान क्यों नहीं अरेस्ट हुए? वो ठीक है, एक अरे आप राजेंद्र जी बहुत परेशान ना हुई है। एक दौर राजनीति में, भारतीय राजनीति में ऐसा भी रहा है जब लेफ्ट और राइट ये दोनों भी साथ में रहे। केवल ऐसा नहीं है कि टीएमसी और बीजेपी साथ में रहे। अब मैं वापस लेफ्ट और राइट साइड में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए लेफ्ट अपना फायदा के लिए साइड में रहेगा। लेफ्ट अभी वो लक्ष्मी जी बताएंगे लेफ्ट और राइट कब साथ में आए थे। वामदल और बीजेपी की सरकार कहां बनी थी, लक्ष्मी जी अभी बताएंगे, ये बताएंगे अभी कहां पे दोनों ने हाथ मिलाया था। अभी लक्ष्मी जी के पास में जाऊंगा, लेकिन सौरभ जी ठीक है, सौरभ जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति बनी है, वो चोर हैं कि डकैत हैं, वो तो अपनी जगह है, वो कानून अपनी तरीके से विश्लेषण करेगा। लेकिन मेरी जो चिंता है वो ये है कि देखिए, ममता बनर्जी ने अपने एक कालखंड में जिस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाया है, हम उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। उनको जिस तरीके से बाल पकड़ करके घसीटा गया, जिस तरीके से उन पर हमला हुआ, जिस तरीके की उन्होंने राजनीति जमीन पर गिरकर मार खाते हुए और फिर उठ करके आगे बढ़ना शुरू किया, मां माटी मानुष का नारा लेकर के वो 2011 में आई और उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री बनी बंगाल की। आज वो ममता बनर्जी, उनकी तृणमूल कांग्रेस तिनके की तरह बिखरी है, मूल पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरफ है। तो अभी आप टीएमसी में हैं, आप हमें थोड़ा सा बताएं और हमारे दर्शकों को भी कि अभी तृणमूल का स्टेटस और ममता बनर्जी का स्टेटस, मतलब किस तरीके से हम समझें, वो राजनीति में हैं नहीं हैं, राजनीति कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ये चिंता वाली स्थिति है। सुनिए, हम लोग जो तृणमूल कांग्रेस करते हैं ना, वो ममता बनर्जी का जो फेस है ना, उसको देखकर तृणमूल कांग्रेस करते हैं। अगर पकड़ लीजिए कोई कानूनी तौर पर कोई अगर सिंबल भी चले जाए, कोई दूसरा सिंबल भी आए, सिंबल को लेकर हम लोगों का कोई परेशानी नहीं है। वो लोग जो बिक रहा है उसको बिकने दीजिए, मगर ममता बनर्जी बिकेगा नहीं। ममता बनर्जी लड़ेगा और ममता बनर्जी जहां पर खड़ा होगा वहां से लाइन शुरू होगा। अभी पीछे में है, एक टाइम आएगा ममता बनर्जी भी सामने आएगा। ममता बनर्जी लड़ना जानता है और हम लोगों का प्रतीक है ममता बनर्जी, और ये बंगाल का जो आदमी, जो जनगण है, जो पब्लिक है, उसका भी प्रतीक है ओनली ममता बनर्जी। तो हम लोग पकड़ लीजिए, जो वोट में जो डिफरेंस है बीजेपी के साथ हम लोगों का, तो ज्यादा नहीं है। तो सामने लड़ाई चलेगा, हम लोग लड़ाई करके आए हैं, लड़ाई कैसे करना है वो ममता बनर्जी जानते हैं। तो जो तृणमूल कांग्रेस, ओरिजिनल जो तृणमूल कांग्रेस होगा, वो ममता बनर्जी का फेस को सामने रख कर ही तृणमूल कांग्रेस होगा। वही हमारा सिंबल है, वही हमारा लीडर है। ठीक है, अभिषेक जी होंगे कि नहीं? नहीं। अभिषेक सुनिए, अभिषेक बनर्जी हम लोगों का लीडर नहीं है। अभिषेक बनर्जी भी एक सांसद है, बस ये तृणमूल को समझ में आ गया कि अभिषेक बनर्जी आने के बाद तृणमूल का बहुत प्रॉब्लम हुआ। ठीक बात है, ठीक मैं समर्थन करता हूँ। ये सौरभ जी ने एक बड़ी बात कह दी है। इस समय इस चर्चा में एक बड़ी बात निकली है जो बड़ी खबर की तरीके से है कि ममता बनर्जी अभी भी तृणमूल के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक की लीडर हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के अंदर स्वीकार्य नहीं है। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी इस बात को कितनी देर में समझेंगे। ठीक है चंद्रशेखर जी, अभी लेकिन हम ममता बनर्जी की वो बात सुनेंगे, हम हमारे दर्शकों को सुनाएंगे जो उन्होंने मंच पर चलते चलते कही थी
कि तृणमूल रहेगा तो हम मिलेंगे। ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, খোদা হাফেজ, জয় জহর, ইনশাল্লাহ, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। আবার দেখা হবে, फिर मिलेंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। অনেক অনেক ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, খোদা হাফেজ, জয় জহর, ইনশাল্লাহ, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। আবার দেখা হবে, फिर मिलेंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। ये ममता बनर्जी का वो बयान है जो बीच चुनाव में उन्होंने ये बात कही थी। लक्ष्मी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये बात जो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कही कि रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे, मतलब उस समय पे भी उनको एक अंदाजा था कि जनता किस तरीके से क्या करने जा रही है, या बंगाल में जो स्थिति है उसका रिजल्ट किस तरीके से किस तरफ जा सकता है। तो एक तो ये कि ममता बनर्जी अभी भी जो बात यहां सौरभ जी ने कही है कि दिक्कत ममता बनर्जी से नहीं है, जितनी बड़ी दिक्कत अभिषेक बनर्जी से है, और अभिषेक बनर्जी सिर्फ एक सांसद है। तो सवाल यह है कि ममता बनर्जी इस बात को कितनी देर में समझ पाएंगी। ये बिल्कुल सही। ये देखिए, ये जो अगर बंगाल की जनता से अगर आप बात करेंगे तो इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद से लगातार लोगों का ये रहा है कि ये हार जो है अभिषेक बनर्जी की वजह से हो गई है, क्योंकि दीदी को लेकर या ममता बनर्जी को लेकर जो है जनता में अभी भी उस तरह से ऐसी चीजें नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतने प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है उसका हम लोग आकलन कर पाए, क्योंकि काफी हद तक जो है लोग ये मान रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं। रहा दीदी का सवाल, तो दीदी को लेकर जो है उनके रोल पे भी काफी हद तक जो है चिंता का विषय ये बना हुआ है, क्योंकि देखिए हमेशा ये है कि अगर नीचे लेवल पे यानी कार्यकर्ताओं के लेवल पे अगर करप्शन होता है या गलत चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऊपरी पायदान पे बैठे हुए लीडर है ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको करेक्शन किया जाए, ना कि उनका समर्थन किया जाए। और इस तरह की भूल जो है ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा हुआ है, जिसका रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, मैं एक सवाल पहले राजेंद्र जी आपसे लेना चाहूंगा, वही सवाल मैं सौरभ जी के पास लेकर जाऊंगा। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के इतने बड़े औरे में चलती चली गई? जिस महिला का खुद इतना बड़ा राजनीतिक औरा हो, वो अभिषेक बनर्जी के इस प्रभाव से जो उसकी पार्टी को ही खत्म कर रहे हैं, क्यों नहीं बच पाई? अनम्यूट कर दीजिए। एक बड़ा बात था परिवारवाद, तृणमूल कांग्रेस का पूरा परिवारवाद था, और अभिषेक बनर्जी को पहले देख करके चांदी का चम्मच से उन्हें राजनीति में उतारा गया। अभिषेक बनर्जी कभी जीवन में कभी इलाका में रास्ता में कभी ना पुलिस का साथ झगड़ा ना धक्का जनता के लोग आंदोलन नहीं किए, तो सोना का चम्मच चांदी का चम्मच से राजनीति कराया गया, तो उन्हें ऐसा हालत हो गई। और यही परिवारवाद अभिषेक बनर्जी को लाए गए थे। आस्ते आस्ते तृणमूल कांग्रेस जितना भी थे वो आस्ते आस्ते, शुभेंदु अधिकारी के पिताजी वो भी परिवारवाद के ग्रसित थे, वो शिशिर अधिकारी उनके पापा थे, शुभेंदु अधिकारी उनके बेटा है, जावेद खान का बेटा है काउंसलर। ऐसे करते करते तृणमूल कांग्रेस में परिवारवाद पूरा ग्रसित हो चुका है, और ये मजबूरी रहा है ममता जी को अभिषेक बनर्जी को सामने रखने का। ठीक है, सौरभ जी आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं कि ममता बनर्जी का मार्गदर्शन चाहिए? ये बात तो ऋतुव्रत बनर्जी भी कह रहे थे कि ममता बनर्जी हमारी लीडर हैं। इस बात को खारिज तो उन 58 विधायकों ने भी नहीं किया, और वही बात आज आपने भी इस चर्चा में कही। तो अभिषेक बनर्जी एक आदमी को क्यों नहीं निकाल देती है पार्टी या ममता बनर्जी? ऐसी क्या मजबूरी है उनके सामने? ममता बनर्जी का जो ना ममता बनर्जी के राजनीति के ऊपर टिप्पणी करने का साहस और जो क्वालिटी मेरा नहीं है, मगर मैं एक बात बोलूंगा, ये जो पार्टी खत्म होने का जो माने जो टूट रहा है, ये है अभिषेक बंदोपाध्याय का स्ट्रेटेजी। वो जो आईपैक के साथ जो स्ट्रेटेजी, जो कॉर्पोरेट लेवल का जो पॉलिटिक्स करना चाहता है, ये बंगाल का जो मिट्टी है वो कॉर्पोरेट लेवल का मिट्टी नहीं है। ये अभिषेक को बार बार बोलने से भी वो नहीं किया। और सबसे बड़ा बात मैं ये बोल रहा हूं कि जिस दिन से शुभेंदु दल से निकल गया, शुभेंदु अधिकारी दल से निकल गया, उस दिन से तृणमूल कांग्रेस का जो खत्म होने का एक चांस तैयार हो गया था, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बहुत लड़ाई दिया था, मगर अभिषेक बनर्जी का कोई ईगो था
ये ईओ के लिए ये शुभेंदु अधिकारी हमारा दल से निकल गया। तो मैं ये बोलूंगा अगर ये दल खड़ा रहने का पोजीशन में अभी भी रहना है तो अभिषेक राजनीति कर सकते हैं, इसका डेमोक्रेसी है, मगर अभिषेक का जो हुकुम है वो हुकुम कोई नहीं मानेगा। हम लोग तो नहीं मानेंगे, कोई भी नहीं मानेगा। ठीक है, यही परिष्कार है जो ममता बनर्जी जो बोलेगा हम लोग वही करेंगे, मगर अभिषेक का बात हम नहीं सुनेंगे। ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ही लूंगा। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, मेरे पास समय नहीं है। एक चंद्रशेखर जी नहीं, एक सेकंड रुक जाइए आप, मैं आखिरी सवाल आपसे ही लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं राजेंद्र जी और सौरभ दास जी दोनों लोगों से एक चीज समझना चाहूंगा। एक तस्वीर आई बंगाल से, वो ठीक है, आज हम चर्चा जरूर ममता बनर्जी उनकी पार्टी पर कर रहे हैं, लेकिन ये समझिए कि जो पार्टी वोट बैंक के सहारे खड़ी होती है उस वोट बैंक का एक असर हमको बॉर्डर पर दिखा। कल कुछ आए थे बांग्लादेश की तरफ से, और भारत पाकिस्तान इतनी, मतलब भारत और बांग्लादेश और बंगाल की सीमा ऐसी पोरस है कि उसमें पता ही नहीं चलता है कि कब इधर कब उधर, इतनी खुली हुई है। बीएसएफ के सामने वो बेलचा और हथौड़ा और तमाम चीजें लेके आए, जो फेंसिंग लग रही है उसको उखाड़ के उन्होंने कुछ उखाड़ा भी, बीएसएफ देखती रही, फिर नारेबाजी और गाली गलौज शुरू हुआ। उसके बाद बीएसएफ ने सिर्फ एक गोली चलाई, एक आदमी की टांग पर लगी, बाकी सब भाग गए और उसको उठा करके ले आए इधर। अब सवाल इस बात का है कि जिस वोट बैंक के सहारे, या जो हिंदुओं की खास तौर से सबसे बड़ी दुखती नस थी जिस तरीके की बंगाल में, क्या आपको उस चीज का भी रियलाइजेशन है कि बंगाल कभी भी बांग्लादेश के साथ ग्रेटर बंगाल या ग्रेटर बांग्लादेश नहीं बन सकता? यह भी मैसेज है इस चुनाव में। सौरभ जी पहले आप बताएं। देखिए ये सब बात है, ये सब बात एकदम फालतू बात है, ये सब बात नहीं है। ममता बनर्जी जैसा देश प्रेमी कोई नहीं हो सकता, और बीजेपी का जो देश प्रेम का जो हिस्ट्री है वो सब जानते हैं, तो हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मगर जो सिस्टम है, जो आइन है भारत के लिए, भारत के लिए हम जो भी राजनीति हम कर सकते हैं, मगर भारत के ऊपर अगर कोई इससे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, जो भी हो, तब सब पार्टी एक कर भारत के लिए लड़ेंगे। ठीक है राजेंद्र जी, वाम दलों का क्या स्टेक है? आप तो चीन में जब बरसात होती है तो यहाँ छतरी खोल देते हैं। पश्चिम बंगाल ऐसा कोई आज तक बात भी नहीं उठा है ग्रेटर बंगाल बनाया जाए। और जहां तक कम्युनिस्टों का बात रहा तो देशभक्ति का तो मेरठ षड्यंत्र बोलिए, कानपुर षड्यंत्र बोलिए, पेशावर षड्यंत्र बोलिए, हम लोग का ही नाम सामने रहा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी बात बोल रही है बांग्लादेशियों की, मेरा सवाल है तो हिंदू की बात जब उठाई है तो मैं बात बोलना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में जितना बुलडोजर चल रहा है 90% हिंदू है। नीट में जो 8 बच्चा सुसाइड के 8 के 8 बच्चा हिंदू है। नीट पे नहीं जाएंगे, नहीं उस पे नहीं जाएंगे। ठीक है लक्ष्मी प्रसाद जी, 30 सेकंड मेरे पास, नहीं अब इसका नहीं जाइए, हिंदू बोल, बात हमारी चर्चा कहीं कहीं पहुंच जाएगी। 30 सेकंड मेरे पास। लक्ष्मी जी आप पढ़ी इस चर्चा में, बच्चा हिंदू है। देखिए जो भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो है, अगर एक व्यक्ति केंद्रित होती हैं, तो अगर व्यक्ति का प्रभाव कमता है राजनीतिक चुनाव के वजह से, तो उनका बिखरने का जो है काफी हद तक लाजमी होता है, जैसा कि टीएमसी के साथ हम लोग देख रहे हैं। और इन पार्टियों की अगर विचारधारा की भी बात कही जाए तो प्रमुख रूप से कुछ विचारधाराएं खास होती नहीं है। चुनाव को जो है विभिन्न मुद्दों के माध्यम से जीतने की कोशिश करती हैं, जिसका रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं हाल फिलहाल में टीएमसी के साथ। ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं क्लोजिंग कमेंट अब आपसे ले लेता हूं। आपके ऊपर जिम्मेदारी है क्योंकि आपकी सरकार है। हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं। अभी सौरभ बोल रहे थे कि ममता बनर्जी राष्ट्रभक्त है, किसने कहा भी वो राष्ट्रद्रोही है? पर क्या कारण था कि 25 दिनों में सेना को फेंसिंग के लिए जमीन दे दी गई और 15 साल में नहीं दी गई? क्या मजबूरियां थी? तो लोग जानना चाहते हैं ना, बंगाल जानना चाहता है कि आखिर क्या मजबूरी, क्या वो कैसा हमने तो कुछ विशेष किया नहीं, बस जो जटिलता थी ईमानदारी से निभाया। अब बंगालियों के हितों के लिए जमीन बीएसएफ को दे दी, ये 15 साल इनको लगे, तो ये खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज इस चर्चा में बड़ी बात जो इस चर्चा में निकल करके आई वो ये कि अभिषेक बनर्जी, मतलब रस्सी जल गई बल नहीं गए, उस स्थिति में तृणमूल कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो रही है, तिनका तिनका बिखर रही है, तृण रह गया, तृण भी नहीं रह गया, मूल निकल गया। बावजूद उसके जो अभी भी तृणमूल कांग्रेस से, ममता बनर्जी से जुड़े हुए लोग हैं, वो अभिषेक बनर्जी के बारे में टिप्पणी करने से सार्वजनिक रूप से बच रहे हैं।
बचना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें पता है कि क्या गड़बड़ है, लेकिन उस पे हम नहीं बोलेंगे। हम ममता बनर्जी से उम्मीद करते हैं कि वही कुछ करेंगी। ममता बनर्जी के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर चुनाव में राजनीतिक रूप से जितने भी आरोप लगे हैं, उन राजनीतिक आरोपों को भी बीजेपी बैक कर रही है। वो कह रही है कि नहीं, ममता बनर्जी की देशभक्ति पर उतना बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन उनको सवालों के जवाब देने चाहिए कि फेंसिंग क्यों नहीं की। अभिषेक बनर्जी का ऐसा कौन सा दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी को बिखरने दिया। बड़ी चीज यह है कि जिस दिन उनको यह पता था राजनीति में कि ये पार्टी नहीं रहेगी एक दिन, उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात को अगर कहा तो फिर राजनीति करने वाला यह जानता है कि उसको कहां से कहां तक पहुंचना है और उसके बाद किस तरीके से उसे उस चीज के रसातल से उसको रसातल में ले करके जाना है। क्या पता यह भी ममता बनर्जी की एक स्ट्रेटेजी हो। अब जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें राजनीति अपनी तरह से चल रही है, लेकिन बड़ी चीज आज शेखर वार्ता में जो निकली वो ये कि ममता से उनकी पार्टी के अलग हुए लोगों को भी उतनी बड़ी दिक्कत नहीं जितनी बड़ी दिक्कत अभिषेक बनर्जी से। नमस्कार। कि वो तृणमूल कांग्रेस जो अभिषेक बनर्जी वाली है उसके साथ नहीं चल सकते। अब किसी को डिनायल मोड में रहना है, डिल्यूजनल मोड में रहना है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। ये पुत्र मुंह में किस प्रकार से पार्टियां बर्बाद होती, इसके कई उदाहरण हैं। कांग्रेस है, टीएमके है, आरजेडी है, भतीजा मुंह है ममता बनर्जी को, इसलिए पार्टी उनके हाथ से निकलती जा रही है। कि नरेंद्र मोदी जी ने डराओ धमकाओ और पार्टियों को तोड़ो, वही प्रयोग अब टीएमसी के ऊपर हो रहा है। ममता जी का संकट नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का संकट। क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? ये लोकतंत्र को रौंद देंगे भाई, और देश में क्रांति होगी।